के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब आपको सीधे अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। ओपीएस सहित जो कर्मचारी की ये जो बहुत ऐतिहासिक फैसला है और ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हुआ है। ये मानवीय दृष्टिकोण किया हुआ है कि 35 साल का सर्विस करे कोई आदमी और उसको नहीं मालूम मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो शेयर मार्केट के दाम कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी, अनसर्टेनिटी में वो जिंदगी निकाले तो वो क्या गवर्नेंस पे भागीदारी निभाएंगे काम करते करते। तो ये हमने सोच समझ के कौन सी डिसीजन लिया, छत्तीसगढ़ ने ले लिया और अब देखिए हिमाचल में हमारी पार्टी ने कह दिया कि सरकार बनेगी हम देंगे, गुजरात में राहुल गांधी ने खुद ने कह दिया और पंजाब में आप पार्टी ने कह दिया। तो धीरे धीरे मोदी जी को मैंने कहा है कि आपको खुद को इस पर विचार करना चाहिए, पूरे देश में लागू करना चाहिए वापिस गुजरात सहित। और मैं आज फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोदी जी 2 रिक्वेस्ट मेरी है। एक तो है ये वाली जो पेंशन का करो, दूसरा हमारे जो मेडिकल का हमने जो कदम उठाए हैं चिरंजीवी योजना के नाम से, वो बहुत ऐतिहासिक स्कीम है। 10 लाख तक का बीमा, 10 लाख के अलावा भी अगर उस परिवार के अंदर मान लीजिए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, किडनी का, लीवर का, हार्ट का या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पूरा खर्चा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी होगा उस परिवार को सरकार देगी। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा अलग है, मान लो 4 लाख का इलाज करवा लिया, 6 लाख के बच्चे हैं, वो बच्चे रहेंगे आगे के लिए, पूरा खर्चा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सरकार दे रही है। 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का, कई लोग बरसात में डूब गए बच्चे अभी है राजस्थान के अंदर, सबको 5 लाख मिल गए, तो एक सिक्योरिटी मिल गई उन लोगों को। और 1,35,00,000 परिवारों को, महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ दे रहे हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, बाकी तो इंदिरा रसोई भी है वहाँ 8 रुपये में, 8 रुपये भोजन की व्यवस्था बहुत ही शानदार चल रही है वहाँ पर, बहुत पॉपुलर स्कीम हुई है। इंदिरा रोजगार योजना नरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे दी हमने शहरों के अंदर, गारंटी दी गई है, नरेगा की तरह गारंटी दे दी गई है। तो ऐसी हमारी स्कीम जो आपको 8-10 स्कीम बताई होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, खाली मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया उसकी तरफ। तो ये स्थिति में हम जो चल रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार की क्या जरूरत थी, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये वो फैसला करना चाहते हैं, लगे लोगों को ये क्यों किया गया है। अरे भाई आप मुझे इसका जवाब दो। 3.5 साल मेरे जाए थे, 4.25 साल के तक हो चुका था, तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल पूरा बदल दो, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब पूरे मंत्री निकम्मे थे, नाकारा थे। 4.25 साल में आपकी बर्बाद किया गुजरात को, आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले बदल देते आप। कोरोना के अंदर तो कितने लोग मारे गए होंगे गुजरात में, कोई सोच नहीं सकता। पूरे देश ने देखा है गुजरात में अहमदाबाद को एम्बुलेंस के अंदर ड्रिप लग रही है, कारों में या क्या कहते हैं बसों में ड्रिप लग रही है, सबने देखा है। क्या कारण है, पब्लिक सेक्टर में इनको अस्पताल बनाना चाहिए, तो हमने बनाए हैं। आज देश के अंदर बम्बई, गुजरात में अहमदाबाद और दिल्ली के अंदर जितने प्राइवेट जा रहे हैं हॉस्पिटल अच्छे, उनको प्राइवेट आप जानते हो कितना कीमती होता है इलाज, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो मामूली बात है। पर सेंटर की गरीबी में वो काम नहीं आया है। एक बेड दिल्ली में नहीं मिल पा रहा था, मुंबई में नहीं मिल पा रहा था, मेरे अहमदाबाद की पता नहीं, ये स्थिति बन गई। हमारे सरकारी अस्पताल थे, हमने सरकारी पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी। तो रघु समाज में हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, 500 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी होगी, 350 उसके अंदर खाली कोरोना को लेके हुई। इतना शानदार मैनेजमेंट किया, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया वहां पर। यहाँ बदनाम सरकार हुई, पूरी सरकार बदल दी इन्होंने। ये जो फैसले जिस प्रकार किए जा रहे हैं, आप सबको मालूम गवर्नेंस क्या चल रही है, पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है यहाँ पर, करप्शन की सारी हदें पार हो चुकी है गुजरात के अंदर। नौकरियां पक्की देते नहीं लोग, बेचारों को कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं लोग। मतलब हालात बड़े गंभीर। और तो और सड़कें हैं, अरे हम तो ईर्ष्या करते थे, आपसे जगदीशी करते थे गुजरात से कि राजस्थान की सड़कें खराब है। गुजरात से आते हैं तो जैसी नींद खुलती है कार के अंदर, समझ लो राजस्थान आ गया है, ये बदनामी थी। अब उल्टा हो गया, शानदार सड़कें राजस्थान की बनी हुई है। मोदी जी खुद गए अंबाजी से
अब रोड तो गए हैं। राजस्थान की सड़कें अच्छी हैं, पहले आपके अहमदाबाद से बॉर्डर तक अपने उदयपुर तक 4 घंटे में पहुंच जाते थे आप पहले, क्योंकि सड़कें अच्छी यहाँ की भी थी और राजस्थान की भी थी। अब राजस्थान की अच्छी है, यहाँ की बर्बाद हो गई। अब 4 घंटे में पहुंचते हो अहमदाबाद से, खाली राजस्थान के बॉर्डर तक पहुंचते आप लोग। यही स्थिति है। आप जाइए यहाँ से बड़ौदा और बड़ौदा आगे सूरत जाइए, सूरत क्या स्थिति बना दी है। तो फिर अगर सड़कें अच्छी नहीं इस प्रदेश के अंदर, जिसका नाम था सड़कों के ऊपर, तो फिर इस प्रदेश में हो क्या रहा है। जबकि ये प्रदेश तो पहले से स्मृतिशाली है। आजादी के पहले से ही गुजरात देश के अंदर, गुजरात महाराष्ट्र जो है, विशेष में गुजरात, जहाँ पे बड़ी बड़ी मिलें थी, टेक्सटाइल की थी, बड़ा नाम था, आर्थिक स्थिति मजबूत रही, आप लोगों की पर कैपिटा इनकम मजबूत रही है। उस प्रदेश की ऐसी दुर्गति हो गई 27 साल के अंदर। ये तो आपको हमको सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा। कृपया करके इस बार हमारे ऊपर आप मेहरबानी करो, एक बार वापस मौका दो कांग्रेस को। कांग्रेस ही देश में आज भी देश की हर गांव में चौकी मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी। राष्ट्रीय पार्टी को ये एकमात्र, तो वो कांग्रेस है। सरकार बनाना अलग बात है बीजेपी का, पर राष्ट्रीय पार्टी कोई है सब गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो वो खाली कांग्रेस है, वो बीजेपी भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने तरकीब से एनडीए गवर्नमेंट बना ली है, नॉर्थ बेल्ट में जीत गए हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, परंतु आज नेशनल पार्टी कांग्रेस जो संविधान की मूल भावना के आधार पर चल रही है, वो पार्टी प्रिंसिपल प्रोग्राम पॉलिसीज कांग्रेस की जो है, वो ये जो संविधान की मूल भावना क्या कहते हैं हम लोगों को, तो लोकतंत्र जिंदा रखे हुए 70 साल में चाहे इंदिरा की जान चली गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया। आज अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते। पाकिस्तान बार बार सैनिकों का शासन हुआ, जो हमारे साथ आज़ाद हुए। तो कहने का मतलब ये कि क्या इतनी बातें कम हैं, हालात बड़े यहाँ पर चिंताजनक है। और मैं समझता हूँ कि आपको हमको जो है सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम, मीडिया की बड़ी भूमिका होती है, लिखने वाले आप हैं। और मैं समझता हूँ कि महंगाई की मार जो हो रही है, मूंगफली का तेल खाते हैं गुजरात वाले ज़्यादा, तो पैदा ही होती है। 3000 रुपये का 15 लीटर का वो जरीगन क्या कहते हैं आप लोगों ने, 200 रुपये तेल। हमने वहाँ एक इंदिरा रसोई शुरू करी राजस्थान में, इंदिरा गांधी जी के नाम से। मैं खुद खाने वहाँ गया था, जो लोग खाना खा रहे थे साथ में, वो कहने लगे गुस्से के अंदर, बहुत गरीब मतलब मिडिल क्लास फैमिली होगी, तो क्या खाना खाएं घर पे, 200 रुपये का तेल है प्रति किलो, साबुन की बट्टी आती है 15-20-25 रुपये के अंदर आती है। गुस्से में बोला था बात, यहाँ के खाना खाना पड़ रहा। हमने 17 रुपये देते हैं हम लोग, सब्सिडी देते हैं पर थाली, और 8 रुपये में खाना देते हैं किसी को भी। करीब लगभग 2000 रसोइयाँ हमने शुरू कर रहे हैं, 1500 से अधिक तो हो चुकी है हमारी। कहने का मतलब कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई कि हर आदमी तकलीफ में हो गया है। बोलता नहीं, संकोच के कारण बोल नहीं रहा, पर तकलीफ बहुत ज़्यादा ही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और बाकी तो जितना कहें तो मैंने कहा आपको कम है कि जिस प्रकार से। और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर लगातार एनआईए की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लेने की सूचना मिल रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार वहां पर जारी है। सांवलेर में मौजूद एनआईए की टीम, सर्च ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है। गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच के गठजोड़ खत्म करने के लिए यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने ये सबसे पहले खबर आपको बताई थी कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और अब इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। सूचना मिल रही है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए की ओर से छापेमारी की जा रही है। तो सांवलेर में इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और फिलहाल एनआईए की ओर से इस पूरे अभियान को गोपनीय रखा गया है। गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच गठजोड़ चल रहा था, जिसे खत्म करने के लिए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता दें, एनआईए रेड को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। चूरू के राजगढ़ में एनआईए ने रेड डाली है। गैंगस्टर संपत नेहरा के घर पर दबिश दी गई है।
लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। लॉरेंस के पनाहगारों और गुर्गों पर एक्शन लिया जा रहा है। हनुमानगढ़ गंगानगर में एनआईए कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर रही। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने चूरू में रेड की पुष्टि की है। तो कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर एनआईए की ओर से इस पूरी सूचना को गोपनीय रखा जा रहा है और यही वजह है कि इसे लेकर कोई भी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा रही है। लेकिन चूरू में आईजी ओम प्रकाश ने रेड की पुष्टि की है। चूरू के राजगढ़ में संपत नेहरा के पैतृक निवास पे दबिश के लिए हमसे इमदाद मांगी गई थी। हमने इमदाद दी है। हम पहले भी, चूंकि वो हमारा एचएस भी है, हार्डकोर भी है, लगातार उसके घर पे रेड पड़ती रहती है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ पे कोई गतिविधि ना हो और कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। आपको मैं बता दूं कि इस साल में लगभग हम 30 लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और 10 संपत नेहरा गैंग के, रोहित गुदारा गैंग के 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं और सारे हमारे टारगेट पे हैं। जो अवैध वसीले में लोग शामिल हैं उनको हमने हार्डकोर घोषित कराया है और टॉप 10 में भी शामिल किया है, जिससे कि हर एक महीने उसके पीछे जाकर के जहां जहां उनके छिपने के स्थान है वहां पे दबिश दी जा सके। और रुक लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती से पहले ही विवाद शुरू हो गया। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 46,500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जारी की, जिसमें उन्होंने लेवल 1 में 6,000 पद बढ़ाकर 21,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की। तो वहीं लेवल 2 पर 6,000 पद घटाकर 25,500 पदों पर ही भर्ती करने का फैसला लिया, जिसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। वहीं देश भर में सोशल मीडिया पर राजस्थान के युवाओं की लेवल 2 के पद पर 32,000 करोड़, इसे लेकर इस वक्त जो मांग चल रही है वो ट्रेंड करने लगी है। मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण जो 23 फरवरी 2022 को हुआ था उसमें 31,500 लेवल 2 के दिए गए थे और वहीं बीडी कल्ला ने तुरंत ही एक प्रेस नोट जारी करके बड़ी वाहवाही लूटी थी बेरोजगारों के लिए। लेकिन जो कल मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस नोट जारी किया है, ट्वीट किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि लेवल 2 के अभ्यर्थियों के पद 6,000 कम कर दिए गए हैं, वो लेवल 1 में बढ़ा दिए गए। तो हमें लेवल 1 से कोई आपत्ति नहीं है, उनके बढ़ाएं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन लेवल 2 के साथ ये कुठाराघात क्यों? पहली बार तो परीक्षा को रद्द करके अभ्यर्थियों के मानसिक पे बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। यहाँ पे लेवल 2 के जो पद कम किए गए हैं, निश्चित रूप से मुझे ही नहीं, हर एक अभ्यर्थी को एक बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। सर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात इस बात को सोच के परेशान हो रहा था कि पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, क्या करूंगा मैं अब। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब तक आपने फिल्मों में ही इस तरह देखा होगा कि सेना का जवान सरकारी सिस्टम के आगे बेबस और लाचार नजर आता है, लेकिन चूरू जिले में जवान अपने सिस्टम के आगे लाचार है और अपने माता पिता तक की रक्षा नहीं कर पा रहा, उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहा है। दरअसल सिद्धमुख थाना अंतर्गत गांव घनाऊ में 10 अक्टूबर को सूरताराम और उनकी पत्नी से घर में घुसकर लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट की गई। उन्हें तमंचा दिखाकर डराने की भी कोशिश की गई। थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर लिखी। फिर भी न्याय नहीं मिला तो ड्यूटी पर पोस्टेड बेटे को छुट्टी लेकर आना पड़ा। फौजी बेटा चूरू एसपी दफ्तर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। देश सेवा करने से अच्छा है गुंडा बन जाए, ताकि कम से कम माँ बाप की इज्जत तो बनी रहेगी। पिटाई तो नहीं कर पाएगा कोई, किसी की हिम्मत तो नहीं होगी किसी की आँख दिखाने की। मैं अकेला लड़का हूँ, मैं अपने माँ बाप की या देश सेवा करें या अपने आप को बचाएं, घर वाले परिवार वालों को बचाएं। उधर पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में धक्का देने के मामले में हरियाणा निवासी एक मौलवी जफरुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 65,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीप खान ने यह बताया है कि भिवाड़ी की महिला थाने में 1 अप्रैल 2021 को इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रोसिक्यूशन की साइड से 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया है और कुल 25 दस्तावेजों को भी परीक्षित कराया गया है। और इसमें अहम बात यह है कि पीड़िता की माता और पीड़िता के पिता तीनों पक्षद्रोही हो गए, अपनी बात से मुकर गए।
लेकिन जो अन्य साक्ष्य हैं, एफएसएल फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें इस तथ्य की पुष्टि हुई और उसके आधार पर ऑनरेबल पोक्सो न्यायाधीश श्री अनूप पाठक जी ने अहम फैसला दिया है, जिसमें उम्र कैद की सजा से दंडित किया। और खबर अजमेर से है, जहां पर अवैध शराब बिक्री को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही फरार आरोपियों की आबकारी विभाग धरपकड़ भी कर रहा है। इसी कड़ी में आज आबकारी विभाग ने 10 महीने से फरार चल रही महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल 10 महीने पहले महिला RML शराब के पौवे और हथकड़ शराब के साथ बरामद हुई थी और तभी से आरोपी महिला फरार चल रही थी। वहीं आज महिला को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। राजस्थान में न्यूज़ 18 का बजा डंका।